हेलो, नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम शुरू हो रहा है बॉक्स एफएम पर, जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभात गोस्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बागडोर उनको बिल्कुल सौंपी जाएगी, पर पहले आइए आज के हमारे अतिथि आचार्य राजेश कुमार जी के बारे में हम जान लेते हैं। लेखन में भाषा के प्रति गंभीरता उसे बेहतर बनाती है। सशक्त भाषा ही सफलता की कुंजी है। आज के हमारे खास मेहमान भाषाविद हैं, इसीलिए उनकी रचनाओं में भाषा की गहरी पकड़ भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से विद्या वचस्पति आचार्य राजेश कुमार ने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान जैसे अनेक विषयों में 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। व्यंग्यकार के रूप में निरंतर सक्रिय हैं। स्वर्गलोक में आमरण अनशन, चयनित व्यंग, जूम पर बैठा कवि, ऑपरेशन हीरो राम का सहित अनेक चर्चित व्यंग संग्रहों के लेखक आचार्य राजेश कुमार ने नाटक, बाल उपन्यास भी लिखे। उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी सहित अनेक संस्थानों से सम्मानित राजेश जी ने रूस में लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास में अपनी सेवाएं दी। अमेरिका, यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड आदि देशों के शैक्षणिक भ्रमण किए। आइए स्वागत करते हैं आचार्य राजेश कुमार जी का। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आज के हमारे व्यंग्यकार डॉक्टर राजेश कुमार जी का। और आगे की बातचीत के लिए मैं प्रभात सर आपको सौंपती हूँ बागडोर। स्वागत है राजेश जी इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद राधिका जी का भी और आपका भी और हमारा परिचय पढ़ने वाले का भी। जी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेश कुमार से आचार्य राजेश कुमार बनने तक की आपकी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को भी बताइए। जी बहुत धन्यवाद। ये तो एक थोड़ा तकनीकी पक्ष है कि जब मैंने काम शुरू किया तो आमतौर से जो ज्यादा उल्लेखनीय था वो हिंदी शिक्षा के, हिंदी भाषा के शिक्षण में काम था। तो वहां से तरक्की करते करते मैं प्रोफेसर बन गया और प्रोफेसर का जो हिंदी अनुवाद है वो आचार्य है और हिंदी से प्रेम के कारण मैंने सोचा कि आचार्य लिखा जाए। जी जी जी, बिल्कुल सही। आचार्य जी, आपने कथा और कथेतर साहित्य पर काफी काम किया है। आपको सबसे अधिक संतुष्टि कहाँ मिली? तो मुझे असल में जो कथेतर साहित्य है वो काफी हद तक तकनीकी अध्ययन के क्षेत्र में आता है और साहित्य का जो क्षेत्र है वो कल्पना, रचनात्मकता और कलात्मकता का क्षेत्र है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम जैसे जो प्राणी हैं उनको कलात्मकता में, सौंदर्य में, प्रकृति में, रचनात्मकता में ज्यादा आनंद आता है। तो साहित्य या कथा साहित्य में मुझे ज्यादा रुचि है और ज्यादा आनंद इसी में आता है। जी जी जी। राजेश जी, एक दौर था जब हिंदी साहित्य में कवि, कहानीकार, उपन्यासकार या यात्रा वृत्तांतकार जैसे लोग हुआ करते, जिनका नाम, जैसे अगर आप कथा साहित्य का नाम लेते थे तो मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे पहले जहन में आता था। आप कविता की बात करते थे, गीत की बात करते थे तो महादेवी वर्मा जी का नाम स्वतः ही हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता। आजकल एक ही तीर से कई विधाओं को साधा जा रहा है। एक लेखक विभिन्न विधाओं में लिख भी रहा है। क्या इससे आपकी नजर में साहित्यिक गुणवत्ता प्रभावित तो नहीं हो रही? दरअसल पहले जो हमारे सामने बड़े बड़े नाम आते थे तो स्वाभाविक रूप से हमें महादेवी वर्मा या प्रेमचंद के नाम साहित्यकारों के रूप में, सम्मान के रूप में हम लेते थे, लेकिन आजकल वो बात नहीं है। और दरअसल इस समय मीडिया के आसान हो जाने के कारण और बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाने के कारण हर व्यक्ति जो भी लेखन में रुचि रखता है वो उसे प्रकाशित करवा पाते हैं। बहुत बड़ा अंतर आया है, ज्यादा मात्रा में लिखे जा रहे हैं। हो सकता है कि पहले भी बहुत काफी लिखा जाता रहा होगा, लेकिन कम साधन होने के कारण लोग प्रकाश में कम आ पाते होंगे। लेकिन आज की बात करें तो असल में हम गुणवत्ता को इस समय तो आंक नहीं सकते, वो हमारे आगे आने वाला समय ही करेगा। और अभी भी जैसे हम
प्रेमचंद के बाद में हम देखें या महादेवी वर्मा के बाद में देखें तो हम अज्ञेय को देखते हैं। अज्ञेय का नाम हमारे सामने एक अच्छे बढ़िया प्रसिद्ध कवि के रूप में आता है। और उसी तरह से ऐसे बहुत से भगवती चरण वर्मा है या इस तरह के कथाकार हैं जो हमसे पिछली पीढ़ी के हैं। रामदरस मिश्र अभी 100 साल के हुए हैं, कवि के रूप में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। और आजकल भी जितेंद्र श्रीवास्तव हैं और अनामिका जी हैं, इस तरह के नाम जो है उभर कर आते हैं। तो गुणवत्ता के रूप में ऐसे लेखक कवि हैं जो सर्वमान्य है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि गुणवत्ता का ह्रास या व्यापकता के कारण बहुत सारा ऐसा साहित्य रचा जा रहा है जो वास्तव में साहित्य कहे या नहीं कहे उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन समय की जो ठंडी है, समय का जो फिल्टर है, वो जल्दी ही इसको दूर कर देगा और अच्छा साहित्य बचा रहेगा और ये साहित्य अपने आप लुप्त हो जाए। जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। और साथियों, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आचार्य राजेश कुमार जी से हमारी बातचीत निरंतर जारी रहेगी। फिलहाल सुनते हैं आपका एक व्यंग्य राधिका की सुमधुर आवाज में। महाकवि जुल्फिकार। महाकवि की जुल्फें बहुत लहरदार और घुंघराली, काली और बड़ी बड़ी थी, जिन्हें वे बहुत संभाल कर रखा करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके पास यही वो चीज थी जिस पर सुंदर नारियां फिदा होती थी। जब वे अदा के साथ अपनी जुल्फों को झटकते थे तो झटकने वाली दिशा में सुंदरियों के दिलों पर 56 छुरियां चल जाती थी। और जब वे माथे पर आई हुई जुल्फों को अपने हाथ से ऊपर करते थे, जो वे अक्सर करते ही रहते थे, तो उस तरफ की सुंदरियां मर मिटती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनकी जुल्फों पर ज्यादा सुंदरियां मरती थी बनिस्बत उनकी कविताओं के। तो कुदरत की ऐसी नायाब देन को भला कोई क्यों न संभाल कर रखेगा। कोई इसके लिए मंदिर की शरण लेता है और कोई धर्म निरपेक्षता की, कोई आदिवासियों को जगाता है और कोई धन्ना सेठ के जहाज में यात्रा करता है। महाकवि भी अपनी जुल्फों का बहुत ध्यान रखते थे। वे तरह तरह के शैम्पू, तेल, विटामिन, टोटके, जड़ी बूटियां आदि खरीदकर अपनी जुल्फों को और भी शानदार बनाते रहते थे। इन सारी चीजों में उनका काफी पैसा और समय खर्च होता रहता था। इधर उनके बाल कुछ सफेद भी होने लगे थे, इसलिए उन्होंने कुदरती शेड वाले विदेशी कलर के पैकेट खरीदने शुरू कर दिए थे और वे उनका भरपूर इस्तेमाल करके अपने बालों की रंगत, चमक, उछाल और मात्रा बनाए रखते थे। इस काम में वे अपनी श्रीमती जी की भी भरपूर मदद लिया करते थे, जिसके लिए कभी कभी उन्हें कुछ कुछ सुनना भी पड़ता था कि बड़े कन्हैया बने घूमते हो गोपियों में आदि। इसे वे अपने बालों की खूबसूरती के सुख के लिए बर्दाश्त कर लेते थे, हालांकि वे इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जुल्फों का सारा जादू नाई की कैंची की भेंट चढ़ गया। वे अपने पसंदीदा हेयर ड्रेसर की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाया करते थे। वह हेयर ड्रेसर नीम के पेड़ के नीचे प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग में अपना यूनिसेक्स सैलून चलाया करता था। वहाँ उसने कुर्सी रखी हुई थी जिसका केवल एक हत्था कायम था और एक पैर की जगह ईंट लगाई गई थी। लेकिन इस बार नाई न जाने किस पिनक में था कि उसने महाकवि की सारी जुल्फों पर जैसे उस तरह ही फेर दिया जैसे नेता हमारे आपके पैसों पर किया करते हैं। उसने महाकवि के मना करते करते और उनके देखते देखते भी उनके बाल इतने छोटे कर दिए कि उन्हें जुल्फें तो क्या, तहजीब से बाल तक कहने में संकोच करने की जरूरत पड़ जाती थी। इस पर महाकवि ने नाई को बहुत डांटा और कहा कि उसने उनकी पूरी की पूरी इज्जत खाक में मिला दी है, जैसे कि उनके समीक्षक उनकी किताबों के साथ किया करते हैं। उसने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। महाकवि को इस तरह आग बबूला देखकर नाई बहुत डर गया, मानो उसके सैलून पर ईडी ने छापा मार दिया हो। उसने महाकवि से बार बार माफी मांगी और बोला कि वो बहुत शर्मिंदा है और अपनी इस गलती के कारण वो उनसे बाल कटवाने के पैसे नहीं लेगा। महाकवि क्या कहते, उनकी हालत तो वैसी ही हो गई थी मानो सीबीआई ने उन्हें 4 महीने जेल में रखकर ये कहकर छोड़ दिया हो कि हम माफी चाहते हैं, आपके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता।
ये बात सुनकर महाकवि को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो जुल्फें गईं तो गईं, लेकिन पैसे बच गए। जैसे बिना अपराध के जेल जाने के बाद नेता चुनाव जीत गया हो। बल्कि महाकवि के दिल में एक बार तो ये भी आया कि इस गलती के कारण उन्हें नाई से हर्जाना वसूल करना चाहिए। लेकिन नाई की आर्थिक स्थिति उसे भारतीय अर्थव्यवस्था जैसी ही खोखली दिखाई दी और उन्हें लगा कि कोई प्रयास करके भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाकवि ने ये लाभकारी इरादा त्याग दिया। जैसे सरकार बहुत पैसे खर्च करने के बाद किसी योजना को अधबीच में छोड़ देती है। जुल्फें चली जाने के कारण महाकवि का स्वरूप कुछ कुछ उनकी किताबों के कवर पर छपने वाले कार्टूनों जैसा हो गया था। अगर वे अपनी इस समय की तस्वीर अपनी किताब में परिचय के साथ दे देते हैं तो पाठकों के लिए कवर पर छपने वाले कार्टून और उनकी तस्वीर में अंतर करना काफी मुश्किल हो जाता। बहरहाल महाकवि घर पहुंचे तो श्रीमती जी ने पहले तो हंसकर उनका स्वागत किया और फिर पूछा कि वे अपनी जुल्फें कहाँ बेच आए हैं। ये सुनकर महाकवि ने उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। नाई को बहुत बुरा भला कहा और बहुत निराशा में बैठ गए, मानो विदेशी मीडिया में विश्व गुरु की छिछालेदार हो गई हो और वे कुछ न कर पा रहे हो। इस पर श्रीमती जी ने तसल्ली देने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, ये तो घर की खेती है, थोड़े दिनों बाद फिर से वापस आ जाएगी। ये सब बातें सुनकर महाकवि का क्रोध और निराशा कुछ दूर हुई, जैसे नेता को गोदी मीडिया ने फिर से विश्व गुरु की पदवी दे दी हो और उनके चेहरे से गायब हुई मुस्कान कुछ कुछ वापस आने लगी, जैसे आधे दामों पर गैस मिलने पर लोगों को आने लगती है। इसी खुशी के दौर में महाकवि ने श्रीमती जी को बताया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस नाई की भलमनसाहत तो देखो कि उसने अपनी गलती मान ली और आजकल यही फैशन है, जैसे कोई सफाई नहीं दी, यहाँ तक कि उसने बाल काटने का कोई पैसा भी नहीं लिया। श्रीमती जी इस पर बस मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि इस उल्लास के समय में महाकवि को ये बताना खतरे से खाली नहीं होता कि उनके ऐसे बाल कटवाने के लिए वे नाई को पहले ही उसके रेट से दुगने पैसे दे आई थी। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी सर, प्रभात सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया व्यंग्य था, जिसमें एक सहज रूप से शुरू होता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं आगे जाके इस व्यंग का क्या होगा, और यह सस्पेंस बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता है, बहुत मजेदार व्यंग और कई अच्छे पंच और गहरे तक उतरने वाली भाषा थी। श्रोताओं, आप सभी को यह जानकारी होगी ही कि हम जब अपने मेहमान का व्यंग्य पढ़ते हैं स्टूडियो से, उसके बाद में उसकी एक समीक्षात्मक टिप्पणी हम एक वरिष्ठ व्यंग्यकार से करवाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्री राम स्वरूप दीक्षित जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार। आपका स्वागत है और आप आज के इस व्यंग्य पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें। महाकवि जुल्फिकार राजेश कुमार जी की यूं तो बहुत साधारण रचना दिख रही है, परंपरागत तरीके की रचना है, क्योंकि इस तरह से कवियों के बारे में बहुत सारे व्यंग्य लिखे गए हैं। लेकिन उन्होंने इस सामान्य से दिखते हुए प्रसंग में भी इससे बहुत आम फहम विषय को लेने के बावजूद भी उसका ट्रीटमेंट बहुत नए तरीके से किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने महाकवि जुल्फिकार जी की जो एक मनोवृत्ति है, जैसे कि कवियों की मनोवृत्ति पाई जाती रही है कि वो स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास करते रहे हैं और उसके लिए वे विभिन्न जो है तरह की क्रियाएं करते रहे हैं। जैसे किसी को अगर जुल्फें बहुत सुंदर मिली हैं तो उनकी साज संवार वो इसलिए करते रहे हैं कि सुंदर दिखें और स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित हैं। और दूसरी तरफ ये भी रहा कि इसमें इस व्यंग्य में महिलाओं की उस मनोवृत्ति की तरफ भी संकेत है, जो कि एक कहना चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक विसंगति भी है कि वो कवि की कविताओं की तरफ नहीं बल्कि उसके सौंदर्य या उस तरफ या केश विन्यास के कारण उनकी तरफ आकर्षित होती है। जबकि साहित्य में हमें रचना की वजह से रचनाकार के प्रति आकर्षित होना चाहिए। आकर्षण और रचना का होना चाहिए, न कि रचनाकार का। और इसी रचना में जब वो एक संवाद है नाई की दुकान पर जब वो जाते हैं अपने जुल्फों को ठीक कराने के लिए, तो वहाँ नाई के साथ उनकी जो बातचीत होती है
उस बातचीत के प्रसंग में, जो कि बहुत ही साधारण बातचीत है, जो कि आमतौर पर हर सैलून में जो नाई के ग्राहक होते हैं उनके साथ आमतौर पर बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत को राजेश कुमार जी ने जिस तरह से हमारी समसामयिक राजनीति से और हमारी मौजूदा राजनीति का जो चरित्र है उससे जिस तरह से उन संवादों को जोड़ा है बीच बीच में, उससे ये व्यंग बहुत एक तरह से कहना चाहिए अलग तरह का और बड़े फलक का व्यंग बन गया है। नाई ऐसे डर जाता है जैसे कि ईडी का उसके सैलून पर छापा पड़ा हो। कभी जुल्फिकार जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी साख ऐसे खराब कर दी जैसे कि जो है आलोचक समीक्षक हमारी किताबों की करते हैं। और कहीं ये कहते हैं, जब वो नाई उनको कहता है कि चलिए हमसे गलती हो गई है, तो उनकी जुल्फें वो बहुत बुरी तरह से काट देता है। और जब वो उस पर क्रोध करते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया, तो वो कहता है, तो वो माफी मांगता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही लगता है जैसे कि राजनीति में आजकल हो रहा है कि सीबीआई किसी को जो है कटघरे में ले जाती है, जेल में बंद रखती है कुछ दिनों तक, और उसके बाद कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं बना है, और बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो ये जो इस मतलब साधारण से एक संवाद के माध्यम से, चूंकि किसी भी कोई भी व्यंग रचना तब बड़ी होती है जब वो बहाना कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, उस विषय को लेकर के, और जब कोई रचनाकार हमारे समसामयिक घटनाक्रम से, समसामयिक राजनीति से, समसामयिक सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से जब वो उस रचना को जोड़ देता है तो वो रचना एक बड़ी हो जाती है। और कहना ना होगा कि राजेश जी ने इस बेहद साधारण सी रचना को भी अपनी व्यंग दृष्टि के कारण और अपने भाषाई कौशल के कारण इसे बहुत व्यापक बना दिया है, और ये बहुत अच्छी रचना है, और इसके लिए राजेश जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। राजेश जी, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसा अभी रामस्वरूप दीक्षित जी ने भी कहा कि कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो आपको आपकी एक पहचान बना देते हैं। तो एक लेखक के जीवन में वो बहुत सी रचनाएं लिखता है, लेकिन कोई एक रचना या कुछ एक रचनाएं ऐसी होती हैं जिससे उसकी पहचान बड़ी व्यापक हो जाती है। अगर दूर से भी वो रचना सुनाई दे तो हम तुरंत कह देते हैं कि ये फलां कवि की या कविता है या किस लेखक की कहानी है। आपके इस साहित्यिक यात्रा में ऐसी कौन सी वो बेहतरीन रचना थी या रचनाएं थी जिनसे आपकी एक पहचान व्यंग जगत में भी बनी? बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए प्रभात जी। एक तो मुझे ये कहना है आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि ये बहुत ही सरल साधारण रचना थी, लेकिन जिस उत्कृष्टता के साथ राधिका ने, जिस मधुर आवाज में उतार चढ़ाव के साथ और पूरे भाव के साथ इसे पढ़ा, तो ये बहुत ही शानदार हो गई। और मुझे लग रहा था कि मेरी है या किसी और की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इसके अलावा रामस्वरूप जी का भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण किया है, दोनों को धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा, दरअसल आमतौर से मेरे साथ थोड़ी समस्या ये है कि मैं रचना लिखने के बाद उससे अलग हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि वो मेरी है नहीं है, मतलब मुझे उससे बहुत ज्यादा मोह नहीं होता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं अपनी जैसे कोई संकलन तैयार करना है और रचनाएं अच्छी करनी है, उनको पढ़ता हूँ, तो कुछ रचनाएं पढ़ के मुझे वास्तव में लगता है कि ये अच्छी रचना है, और फिर से मुझे ये विश्वास होता है कि ये मैंने ही लिखी है, किसी और की। तो अभी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक व्यंग संकलन हमारे प्रिय सुशील स्वतंत्र जी के पास भेजा गया प्रकाश पुरुष के लिए। वो ललित जी बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। तो उन्होंने वो भेजा था उनके पास, मैं जानता नहीं था। तो उसका शीर्षक था जिंदा होने का सर्टिफिकेट। तो वो रचना इस पर है कि हमें हर साल जैसे रिटायरमेंट के बाद सर्टिफिकेट देना होता है कि हम जिंदा है, और अगर आप पिछले साल का सर्टिफिकेट देना भूल गए तो वो बैंक वाला या जहाँ से भी
पेंशन मिलती है, वो कहता है कि जब तक आप पिछले साल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे वो आदमी सामने खड़ा हो। तो उस व्यक्ति, वो सुशील स्वतंत्र जी ने, जो प्रकाशक है, उन्होंने कहा कि मैंने ये पुस्तक इसलिए छापी कि ये इसका मुझे शीर्षक बहुत ही आकर्षक लगा। तो ऐसी कुछ रचनाएं जरूर हैं, लेकिन असल में आपने कहा कि पहचान बनी। मुझे पिछले दिनों मैंने एक वो सूफी गायक होते हैं ना, तो सूफी गायक गाना गा रहे थे, पीछे वो कह रहे थे कि भाई मैं अपनी पहचान, अपनी हस्ती बनाने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी हस्ती मिटाने के लिए आया हूँ। तो मुझे भी ये लगता है कि हम मतलब उस तरफ चलते हैं कि जहाँ अपना कुछ ना हो, सब कुछ किसी का हो, जो जिसने सब कुछ बनाया। बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक सवाल और करके, आप भाषाविद भी हैं और भाषा पे आपने बेहतरीन काम किया है और पीएचडी भी आपकी ऐसे किसी विषय पर है। तो आज जो साहित्यिक दौर में जो लिखा जा रहा है, उस पर आज का लेखक, मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूं कि आज का लेखक भाषा के प्रति कितना गंभीर नजर आता है। जी, बहुत अच्छा प्रिय विषय आपने लिया है, जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि आप ये देखें कि भाषा एक ऐसा उपकरण है हमारे पूर्वजों ने जिसे ईजाद किया है और हमें धरोहर के रूप में दिया है, जिसके बिना सारे संसार के कामकाज रुक जाते हैं। हम इतने अच्छे ढंग से, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, वो भी भाषा की द्वारा ही कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब मुझे ये बहुत जान करके आत्मिक प्रसन्नता होती है कि हमारे पास ऐसा एक साधन है जिससे हम पूरे संसार का कार्य संसार का चलाते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह भी चलते हैं, वो भी आप जानते हैं कि भाषा के द्वारा ही चलते हैं। अब मुझे ये देखिए, इस बात को हम इस तरह से समझे कि अगर आप किसी विदेशी, जैसे चाहे वो अंग्रेजी हो, जैसे आप जो बाइडेन को सुने, या अगर आप पुतिन को सुने रूसी भाषा में या किसी और भी भाषा में, हर नेता अपनी भाषा को बोलने में निपुण होता है, अपने भाषा का व्यवहार करने में उसको ये पहली योग्यता है किसी भी साहित्यकार नेता की, इसका अधिकार हो भाषा पर। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि अध्यापक जो भाषा के या हिंदी भाषा के अध्यापक है, उनको भी भाषा की जानकारी नहीं होती। बहुत ही, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कैजुअल अप्रोच के साथ हम लोग जाते हैं इस भाषा को सिखाने में भी। अब जैसे अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को पुरस्कार और पुरस्कार में अंतर नहीं है, वो ऊ की मात्रा लगा के जोड़ के बोल देते हैं, या एक शब्द है ऊपर का या उपयुक्त या उपरोक्त में बड़ा झंझट रहता है, किसी की समझ में नहीं आता है। और अगर आप उन्हें बताएं तो भी वो, जैसे एक व्यक्ति ने अभी कविता लिखी, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। एक ने तो लिख रहे थे, वो छप गया कि भाई मैंने वहां पर एक लकड़ी देखी जो बहुत सुंदर थी। असल में वो मतलब ये मजाक जैसा है कि वो लड़की लिखना चाहते थे, लेकिन प्रूफ में वो लकड़ी हो गया और वैसे के वैसे छप गया। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा के प्रति मैंने देखा है बहुत कम लोग, जैसे प्रभात जी एक उदाहरण है इसमें, बहुत कम लोग सजग हैं, बहुत कम लोग भाषा की शक्ति को पहचानते हैं, और बहुत कम लोग जो पंक्चुएशन है या विरामादि विन्यास है उस पर सजग रहते हैं। तो हम अनुच्छेद बदलने से और संवाद बदलने से या वाक्यों को जोड़ने से भी में किस तरह से अंतर आ सकता है, इसकी तरफ लोग, बड़े बड़े स्थापित रचनाकार हैं, वो भी इसके प्रति सावधान नहीं रहते। जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। और बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन दो हमारे व्यंग्यकार साथी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। राधिका जी, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंडीगढ़ से प्रेम विद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका संदेश। मैं
प्रेम बीज साहित्यकार चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी के अधीन बॉक्स एफएम रेडियो जयपुर हास्य व्यंग पर एक लगातार काम कर रहा है और पुराने और नए लेखकों को व्यंग और हास्य के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर राजेश कुमार जी होंगे। इनका साहित्य पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। इनके व्यंग में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऐसे कटआउट्स करते हैं कि पढ़ने वाला या सुनने वाला समझ नहीं पाता कि किस पे बात हो रही है, लेकिन जब तक वो महसूस करता है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में उनके बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं पुनः इस एफएम रेडियो के सभी प्रबंधकों को, विशेषकर प्रभात गोस्वामी जी को मुबारकबाद देता हूँ। आइए अब सुन लेते हैं दूसरा संदेश जो हमें मिला है राजधानी दिल्ली से सुशील स्वतंत्र जी का। नमस्कार, मैं दिल्ली से साहित्यकार सुशील स्वतंत्र बोल रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि बॉक्स एफएम पर सप्ताह में एक दिन व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम का प्रसारण होता है। यह अपने आप में एक विशिष्ट कार्यक्रम इसलिए है कि इस कार्यक्रम में व्यंग चर्चा एक दूसरे मुकाम पर जाकर होती है, जो कि साहित्य की बड़ी सेवा के रूप में मैं इसे देखता हूँ। समाज की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग सदा ही मारक हथियार रहा है। व्यंग्यकार अपनी पैनी नजर हर उस घटना पर रखते हैं आमतौर पर जिसकी अनदेखी कर दी जाती है, चाहे हुक्मरानों के मनमानी पर सवाल करना हो या कुरीतियों पर प्रहार करना हो। एक व्यंग्यकार उन सब चीजों पर बेबाकी से अपनी कलम चलाते हैं। इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आचार्य राजेश कुमार होंगे, जो स्वयं एक सिद्धहस्त व्यंग्यकार हैं। उनकी व्यंग्य की पुस्तकें बड़ी चाव से पढ़ी जाती है और उनकी फैन फॉलोइंग या रीडरशिप बड़ी संख्या में है। सोशल मीडिया पर वे सदा सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही साथ वे एक शिक्षाविद भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य राजेश कुमार जी का। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी सर। जी राजेश जी, एक और सवाल था मेरे जहन में, भाषा को लेके है कि वैसे तो आपने रूस में काफी लंबा समय शैक्षिक गतिविधियों और शैक्षिक लेखन में बिताया था, लेकिन क्या आपने रशियन साहित्य में कहीं व्यंग की उपस्थिति भी देखी? और अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखे हैं तो भारत का व्यंग और रूस का व्यंग, इनमें कितना कोई खास अंतर है या कोई किसी से कम या अधिक है? जी प्रभात जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है और पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने तो जैसे सब लोगों को इकट्ठा करके दावत जैसा कर दिया है और बहुत खुशी हो रही है। सब लोग बात कर रहे हैं और अपनी तारीफ सुन के तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो दरअसल रूस के व्यंग है, व्यंग मैंने हर भाषा में देखा है, अंग्रेजी में भी बहुत है। पीजी बुलहाउस के बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उधर आप टॉल्स्टॉय को देखें या उनके बहुत प्रसिद्ध कवि को देखें पुश्किन को, तो उनमें भी वो मतलब पूरी तरह से व्यंग्यकार नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं में व्यंग की छटा मिलती है। उनके बहुत ऐसे निबंधकार हैं जो व्यंग्यकार के सैटिरिस्ट के रूप में ही प्रसिद्ध है। अभी मुझे तत्काल नाम याद नहीं आ रहा है। और दरअसल हर रचना अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। और जैसे अगर आप अनुवाद करें हिंदी की रचना को अंग्रेजी में, तो बहुत सारी चीजें आपको संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाषा ही नहीं है, वहाँ पर हमारे मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास। जैसे उदाहरण के लिए श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो आप गोपी को क्या लिखेंगे? आप कई लोगों ने इसको गर्लफ्रेंड की तरह से लिखा है, लेकिन वो तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसी तरह से जब हम दूसरे देश का व्यंग्य पढ़ते हैं, तो हमें जब तक वहाँ की संस्कृति का परिचय नहीं है, जीवन शैली का परिचय नहीं है, तब तक हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ का व्यंग्यकार बहुत ही प्रबुद्ध, असल में रूस का साहित्य बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, जैसे कि आप जानते ही हैं। वहाँ बहुत ही
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक हुए हैं, इसमें व्यंग्यकार भी शामिल है, और उनकी भाषा की पकड़, उनका जो अंतर्निहित अर्थ या सटलनेस जो है, या चीजों को प्रस्तुत करने की क्षमता जो है, वो हिंदी के साहित्यकारों में मैंने देखा है। हरिशंकर परसाई में देखा है, राग दरबारी में देखा है, और क्या कहते हैं, शरद जोशी जी की रचनाओं में वो बहुत दिखाई देता है। और इधर हम देखें तो ज्ञान चतुर्वेदी जी बहुत ही शानदार ढंग से लिखते हैं। असल में जब भी कोई रचना अच्छी बनती है तो उसमें सहजता का गुण होना चाहिए। मतलब जैसे आपको ये उदाहरण ज्यादा अच्छा लगेगा प्रभात जी, हालांकि सचिन जो है पूरे महीने भर तक 16-16 घंटे अभ्यास करके मैदान में उतरते हैं, लेकिन जब वो छक्का मारते हैं या चौका मारते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही उनके लिए आसान है। तो इतना श्रम करने के बाद जब रचना सामने आती है तो वो सहज दिखाई, उसमें कुछ ऐसा मतलब जबरदस्त ढंग से करने के कुछ प्रयास नहीं दिखाए जाने चाहिए, जो रूस के साहित्य में और अंग्रेजी के साहित्य में, या मैंने फ्रांस का साहित्य, फ्रांस में तो बहुत ही जबरदस्त व्यंग है, और वो व्यंग ये मतलब अनेक स्तरों का है, बालकों के लिए है, वयस्कों के लिए है, सामान्य पाठकों के लिए है। एक बहुत प्रसिद्ध रचना है डॉन क्विजाटे, ऐसे इसका नाम कई तरह से, डॉन क्विजाट भी कहते हैं इसको। तो उसमें पूरा उपन्यास है जो व्यंग्य पर चलता रहता है। जंगल फॉर्म ऐसे कुछ एक फार्म हाउस, वो बहुत बढ़िया व्यंग्य है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, जो नए लेखक हैं उनमें भी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, लेकिन किसी का नाम लेना शायद दूसरे के प्रति जायज़ी होगी, इससे नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन वहाँ का व्यंग्य मतलब ये मैं कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि वहाँ का व्यंग्य एक उस स्तर पर है जहाँ सभी व्यंग्यकार उससे नीचे नहीं उतरते, लेकिन हमारे यहाँ का व्यंग्य एक उस स्तर पर है जहाँ केवल कुछ लोग पहुंच पाते हैं और बहुत सारे लोग उससे नीचे रह जाते हैं। कुछ लोग तो पत्रकारिता को या चीजों को सीधे सीधे कह देने में ही व्यंग्य मान लेते हैं। असल में बात यह है कि जो भाषा का उपकरण है वो व्यंग्यकार के हाथ में आकर ज्यादा सशक्त और सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो 3 शक्तियों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसका प्राबल्य हो जाता है। मतलब हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। और जैसे मैं एक उदाहरण, हमारे जो रामचरित चतुर्वेदी जी हैं उनकी एक व्यंग्य रचना है कि आपने, जैसे हम आमतौर से कहते हैं ना कि आपने अपने जीवन में कितने वसंत पार कर लिए हैं, तो मतलब कितना आपका उम्र हो गई है। तो उन्होंने उसी छोटी सी सरल बात को लेकर के कहा कि भाई आप तो वसंत कितने कह रहे हैं, मेरे तो जीवन में एक भी वसंत नहीं आया। मतलब वो कहना चाहते हैं कि इतनी दरिद्रता या इतना मुफलिसी और इतनी क्या कहना चाहिए महंगाई है और इतना हमारे पास पैसे की कमी है कि हम मतलब आम लोगों के जीवन में वसंत जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये मैं इस बात से कहना चाहता हूँ। जी मेरा एक ये सवाल था कि साहित्य में हर विधा का जो लेखक है वो अपनी विधा को सबसे कठिन बताता है। जैसे कवि से अगर आप पूछो तो वो कहता है कि कविता से मुश्किल कोई काम नहीं है। कथाकार से अगर आप पूछते हैं तो वो कहता है कहानी लिखने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं होता। ठीक इसी प्रकार व्यंग्यकार भी ये दावा करते हैं कि व्यंग्य की एक विशिष्ट भाषा है और सबसे कठिन भाषा है वो। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहानी, कविता या व्यंग्य में जो कहा गया है उससे कितना सहमत है? तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये मुश्किल कोई विधा है। ये अभ्यास की बात ज्यादा है कि
आपने कितना अभ्यास किया है और वो इतना अभ्यास हो जाए कि वो बिल्कुल सहजता से सामने आने लगे। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इन तीनों क्षेत्रों में मतलब असल में तो ये बात चलती रहती है कि तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है या भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन भाषा तो किसी भी बात को कहने का एक वाहन मात्र है। हम वाहन को अंतिम दर्जा नहीं दे सकते, मतलब वाहन को श्रेष्ठ नहीं बता सकते, जो कहना चाहते हैं उसके द्वारा। चलते चलते एक सवाल रह गया है हमारे, तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपने जो बात कही कि किसी भी रचना में कथ्य भाषा और उसकी जो कहते हैं कि रचनात्मकता है वह उसे श्रेष्ठ रचना बनाती है। क्या आप सहमत हैं इससे? आपके प्रश्न बहुत ही विचारोत्तेजक और बहुत ही सधे हुए और बहुत रोचक है। उनसे मुझे जवाब देने में भी आसानी हो रही है और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो जो बात आपने कही मैं उससे 100% सहमत हूँ। असल में बात यह है कि जब कोई भी रचना, तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी के दार्शनिक है कांट, उनका नाम है, तो वो कहते हैं कि कोई भी रचना वास्तव में आपके मस्तिष्क में पूरी हो जाती है और उसको कागज पर उतारना या टाइप करना ये वास्तव में बाद का, मतलब रचना पूरी हो जाने के बाद का और क्लरिकल काम है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो अच्छा, तभी आपने देखा होगा कि जैसे आप प्रभात जी आप लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से लिख पाते हैं, हम लिखते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपनी बात को कह नहीं पाते, हमारे दिमाग में है। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि अरे मेरा मतलब ये नहीं था, अच्छा मैं ये नहीं कहना चाहता था। इसका अर्थ है कि वो कुछ है जो है, और भाषा अभी भी उतनी सशक्त नहीं है कि वो सभी चीजों को ला सके। और मतलब भाषा के मतलब जो अभिव्यक्ति है उसमें तो भाषा के शब्दों के अलावा भंगिमाएं और मुद्राएं और संकेत और न जाने क्या क्या चीजें हैं, तो उसको कागज पर उतारने से ही पूरी बात सामने आ जाए ये जरूरी नहीं है। और ये इसी में रचनाकार की कलाकार की शिष्टता है कि वो कितने अच्छे ढंग से उस कथ्य को सामने ला पाता है जो हमारे पाठक को आह्लादित कर सके। आपने जब कई लोगों को सुना होगा, कुछ लोगों को सुनकर आप ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, कुछ लोगों को सुनकर आप कम प्रभावित हुए होंगे। जो व्यक्ति सहज रूप से और सरल हास्य के साथ अपनी गंभीर बात कहता है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, ज्यादा समझी जाती है। और व्यंग्य में तो क्योंकि हम लोग बहुत ही गरिष्ठ और बहुत ही दर्दनाक विषय को पेश करते हैं, इसलिए उसमें हास्य का पुट रहना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो उसकी जो मारकता है वो मतलब हंसी मजाक में कोई बात कह दी जाए, मतलब बहुत ज्यादा आघात ना पहुंचे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हास्य में व्यंग्य में हास्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जीवन में हास्य नहीं होगा तो जीवन बहुत ही नीरस और रूखा हो जाएगा। उसी तरह से हास्य में, व्यंग्य में अगर हास्य आता है तो वो उसकी क्षमताओं को, उसकी प्रभावात्मकता को बढ़ाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आपसे बातचीत करते करते हम घड़ी की तरफ देखना भूल गए। समय अपनी तेज गति से आगे निकल रहा है और डॉक्टर आचार्य राजेश कुमार जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और व्यंग पर, भाषा पर आपने बहुत सी बेहतरीन बातें कही हैं, जिनसे हमारे बहुत से श्रोतागण जो अभी आरंभिक दौर में हैं या कुछ मध्य मार्ग में हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और राधिका जी का और आपके सब श्रोताओं का। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर राजेश कुमार जी से व्यंग के बारे में, और व्यंग से जुड़ी बहुत सारी और भी बातें, इन डेप्थ बातें आज हुई। आई एम श्योर कि जिस तरह मुझे मज़ा आया, जितने भी लोग सुन रहे थे उन्हें, और जो व्यंग में ख़ास तौर से साहित्य में लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन्हें भी काफ़ी मज़ा आया होगा। अभी कहते हैं टाटा बाय बाय। आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और बॉक्स एफएम सुनते